हेलो छात्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट्सविद सुधीर शेखर में। आज हम सभी जुलाई 1830 की फ्रांसीसी क्रांति इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने देखा था मेटरनिक युग और मेटरनिक की जो व्यवस्था थी और उस व्यवस्था के खिलाफ जो विद्रोह हुआ था उसको हम लोगों ने देखा था। अब जो है फ्रांस में चार्ल्स दसम शासक बनता है और वो कौन कौन सी नीति का पालन करता है वहां पर, जिसके कारण लोगों को दिक्कत होता है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और लोग विद्रोह करते हैं। तो देखिए, आपको पिछली क्लास में बताया गया था कि वियना सम्मेलन के बाद फ्रांस में बुर्बो राजवंश का पुनर्स्थापना हुआ था और वहां का शासक बना था लुई 18वां। तो लुई 18वां के निधन के बाद अब फ्रांस का शासक बना चार्ल्स दसम। और चार्ल्स दसम ने ऐसी क्या क्या व्यवस्थाएं स्थापित की, क्या क्या नीतियां, क्या क्या उद्देश्य लागू किए, जिससे लोगों ने विद्रोह करना शुरू किया। तो आज हम लोग देखेंगे जुलाई 1830 की फ्रांसीसी क्रांति। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लुई 18वां जो शासक था फ्रांस का, उसका निधन हो गया और उसके निधन के बाद फ्रांस का शासक बनता है चार्ल्स दसम। लुई 18वां के निधन के बाद फ्रांस का शासक कौन बनता है? चार्ल्स दसम। चार्ल्स दसम जो था वो स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासक था। निरंकुश के मतलब तो आपको पता ही होगा, जिस पर कोई अंकुश न हो, मनमानी करने वाला, तानाशाह। तो ये जो चार्ल्स दसम था वो एक निरंकुश शासक था। इसने और क्या किया? तो इसने कुलीनों को, जो अमीर वर्ग होते हैं कुलीनों को और पादरियों को विशेष अधिकार दिया। अब जो कुलीन हैं, अमीर वर्ग के लोग हैं, उनको विशेष अधिकार दिया। और जो पादरी हैं, जिनका काम चर्च में रहना होता है, जो धार्मिक कार्यों से जुड़े होते हैं, उन्हें विशेष अधिकार दिया और चर्च को शक्ति प्रदान किया। चर्च को शक्ति प्रदान किया मतलब ये कि जो पादरी, जिनका काम धार्मिक कार्य से जुड़ा होता है, वे अब कहीं न कहीं शासन व्यवस्था में भी हस्तक्षेप कर सकते थे और ऐसा करते भी थे। तो पहले तो ये किया कि कुलीनों को विशेषाधिकार दे दिया, चर्च को शक्ति प्रदान कर दिया। गलत काम क्या करना शुरू किया कि उसने उदारवादियों का दमन किया। पिछली क्लास में आपको बताए थे उदारवाद क्या मतलब, कि वैसी विचारधारा जो जन कल्याण की बात करता हो, जनता के हित में बात करता हो, जनता की भलाई की बात करता हो, जनता के विकास की बात करता हो, वो उदारवाद कहलाता है। तो जितने भी उदारवादी थे उन लोगों का दमन करना शुरू कर दिया, उदारवादियों का दमन किया। और क्या किया? प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया। ऐसे ढेर सारे कानून ये भी जो है लागू किया, जिससे इसके विरोध में यहाँ की जो जनता है वो विद्रोह के लिए आगे बढ़ गई। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या मैटर है। लिखेंगे कि फ्रांस में लुई 18वां फ्रांस में लुई 18वां के निधन के बाद वहां का शासक चार्ल्स दसम बना। चार्ल्स दसम
अब देखेंगे हम लोग कि चार्ल्स दसम जो वहाँ का शासक बना, उसने ऐसा क्या क्या काम किया जो फ्रांस में विद्रोह की कारण बन गए। तो उन कारणों को देख लेते हैं हम कि फ्रांस में जो जुलाई 1830 की क्रांति हुई उसके क्या कारण थे, ऐसा इसने क्या किया, तो इसको हम लोग कारण के रूप में समझेंगे। तो कारण में क्या बताया कि सबसे पहला बात तो ये कि चार्ल्स दसम जो था, चार्ल्स दसम जो था निरंकुश शासक था। निरंकुश शासक था। अब निरंकुश रहेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि जनता के हित में तो काम करेगा ही नहीं करेगा। उसके बाद इसने कुलीनों एवं पादरियों को विशेष अधिकार दिया। मतलब कि ये लोग शासन व्यवस्था के अंग बन सकते हैं, शासन व्यवस्था में ये लोग हस्तक्षेप कर सकते हैं। इसके साथ ही इसने क्या किया, चर्च को शक्ति प्रदान किया। जिस चर्च का काम होता है धार्मिक जुड़ाव, धार्मिक कार्यों से लगना, धार्मिक क्षेत्र का बढ़ावा देना, वो चर्च को ये शक्ति प्रदान किया। चर्च को शक्ति प्रदान किया। और क्या किया, तो उदारवादियों का दमन किया। और क्या किया, नागरिक स्वतंत्रता का हनन किया। और इसी के जैसा एक व्यक्ति था, उसको पोलीगनेक, इसने पोलीगनेक को प्रधानमंत्री बनाया। पोलीगनेक को अपना प्रधानमंत्री बनाया, पीएम बनाया। देखिए हम लोगों ने क्या देखा कि पहली बात तो ये कि लुई 18वां का जब निधन होता है फ्रांस में, तो उसके स्थान पे आ जाता है कौन, चार्ल्स दसम। और चार्ल्स दसम ऐसा क्या क्या काम किया जिसके कारण फ्रांस में जो है क्रांतियां हुई। तो वो कारण ये थे कि चार्ल्स दसम निरंकुश शासक था, पहला बात। अब निरंकुश रहेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि तानाशाही रहेगा, मनमानी करने वाला रहेगा, जनता के हित में कोई काम नहीं करेगा। दूसरा, इसने कुलीनों, जो अमीर वर्ग के लोग थे, पादरियों को विशेष अधिकार दिया। जिन पादरियों का काम चर्च में होता है, धार्मिक कार्य में होता है, उनको शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप करने के लिए विशेष अधिकार दे दिया। और यहाँ तक कि चर्च को भी शक्ति प्रदान किया कि पादरी हो, चर्च हो, सब जो है शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। उदारवादी प्रवृत्ति के जो भी लोग थे उन लोगों का दमन किया। जो भी उदारवादी थे, जो जनता के हित की बात करते थे, जो समाज सुधारक थे, राष्ट्रवाद भावना का जो प्रचार करते थे, सबका दमन किया। नागरिक स्वतंत्रता का हनन किया। अब स्वाभाविक सी बात है, इतना गलत काम करेगा तो नागरिक स्वतंत्रता बचेगा कहाँ, नागरिकों को स्वतंत्रता मिलेगी कहाँ, उनका स्वतंत्रता का तो हनन होगा ही होगा। इसने अपना प्रधानमंत्री पोलीगनेक को बनाया, पोलीगनेक को अपना पीएम बनाया, मतलब प्रधानमंत्री बनाया। अब पोलीगनेक जो था वो भी इसी के प्रवृत्ति का था, इसी के जैसा था। तो ये तो इसका कारण हुए। और इसी में एक इम्पोर्टेंट है कि ये 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेश लगाता है। 4 अध्यादेश का मतलब हुआ कि 4 कानून लाता है। पहला कानून था कि प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया, समाचार पत्र जो होता है उस पर प्रतिबंध लगा दिया। दूसरा क्या किया कि नवनिर्वाचित जो प्रतिनिधि सभा थी, जो राजा को सलाह देती थी, वो नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया। तीसरा क्या किया कि
ये जो प्रतिनिधि सभा का जो चुनाव होगा वो सितंबर तक होगा, ऐसा घोषणा कर दिया कि इसका चुनाव, प्रतिनिधि सभा का अगर चुनाव करवाना होगा तो चुनाव अब सितंबर में होगा। और इसके साथ ही एक और का घोषणा किया कि मतदान का जो अधिकार था उसको सीमित किया और कुलीनों को लाभ पहुंचाया। इसका मतलब यह है कि मतदान जो करेंगे, जो वोट करेंगे, वे आम लोग नहीं रहेंगे, वे कुलीन लोग रहेंगे, उच्च वर्ग के लोग रहेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि इसका फायदा किनको मिलेगा? कुलीनों को ही मिलेगा, और कुलीनों को मिलेगा तो उसके बाद इसके राजा को मिलेगा। तो इसने क्या किया, 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेश जारी किया। उसको देख लेते हैं क्या किया, लिख लेंगे यहां पे। इसने 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेश मतलब कानून जारी किए। वो चारों क्या था, यहाँ पे देख लेते हैं। एक था प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया, एक का किया, नवनिर्वाचित जो नया निर्वाचित प्रतिनिधि सभा था, प्रतिनिधि सभा को क्या किया, को भंग कर दिया, मतलब खत्म कर दिया। तो ये तानाशाही है, और क्या है, तानाशाह है। और क्या किया, प्रतिनिधि सभा का चुनाव सितंबर तक, देखिए जुलाई में घोषणा करता है, 25 जुलाई को घोषणा करता है कि ये जो चुनाव होगा अब इसका, वो चुनाव कब होगा, अब सितंबर में होगा। प्रतिनिधि सभा का चुनाव सितंबर, SCPT लिख देते हैं, सितंबर तक कराने की घोषणा किया कि अभी जिसको हम भंग किए हैं, जिस प्रतिनिधि सभा को, ये प्रतिनिधि सभा वो सभा होती थी जो राजा को सलाह दिया करता था। ये बोला कोई सलाह और सहायता की आवश्यकता नहीं है, अब जो निर्णय लेना होगा, जो डिसीजन लेना होगा, हम स्वयं लेंगे। तो इसको भंग कर दिया। और फिर बोला कि अगर इसका चुनाव होगा, प्रतिनिधि सभा का गठित होगा, तो अभी नहीं, वो सितंबर तक होगा। तो ये व्यवस्था किया। और क्या घोषणा एक और कर दिया कि मतदान के अधिकार को सीमित कर कुलीनों को लाभ पहुंचाया। किसको लाभ पहुंचाया, कुलीनों को लाभ पहुंचाया। मतलब क्या है इसका, तो इसका मतलब है कि वोट जो देंगे वो निम्न वर्ण के लोग नहीं रहेंगे, उच्च वर्ण के लोग रहेंगे। अब उच्च वर्ण के लोग रहेंगे तो इससे फायदा किसको होगा, इसी को होगा कि जितने अमीर वर्ग के लोग हैं, पादरी लोग हैं, कुलीन लोग हैं, वो लोग इसको वोट करेंगे, हमेशा सलाह देने में ये लोग इसको मदद करेंगे, इसी की बात मानेंगे। इसीलिए चाहता था कि निम्न वर्ण के लोग जो हैं उनको ज़्यादा मतदान का अधिकार ना मिले। तो ये सब जो है कारण बने। ये सब क्या बन गए, कारण। क्या क्या कारण बने, चार्ल्स दसम जो है निरंकुश शासक था, मतलब कि तानाशाही प्रवृत्ति का था, मनमानी करने वाला था। इसने कुलीनों एवं पादरियों को विशेषाधिकार दे दिया। इनसे मतलब कोई टैक्स नहीं, टैक्स लिया जाएगा तो किसान और मजदूर से लिया जाएगा, इनसे कोई टैक्स नहीं। विशेष प्रकार का अधिकार इन लोगों को, शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप करने का अधिकार दे दिया। चर्च को भी शक्ति प्रदान किया। चर्च पता ही है, एक धार्मिक स्थल होता है पादरियों का, ईसाई धर्म से संबंधित है। उसके बाद क्या किया कि उदारवादियों का दमन किया। कोई राष्ट्रवाद का बात नहीं करेगा, कोई जनता के कल्याण की बात नहीं करेगा। उसके बाद इसने क्या किया कि नागरिक स्वतंत्रता का हनन किया। नागरिकों को जो स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उस स्वतंत्रता को इसने हनन किया। उन्हें
जो स्वतंत्रता चाहिए उस स्वतंत्रता से दूर रखा। तो नागरिक स्वतंत्रता का हनन किया। इसने पोलीगेनिक को प्रधानमंत्री अपना बनाया, जो इसी के प्रवृत्ति का था, इसी के नेचर का था, पोलीगेनिक। उसको इसने क्या किया, अपना प्रधानमंत्री बनाया, ताकि ये जैसे जैसे कहे वैसे वैसे वो करे। और इसने 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेश जारी किए। क्या क्या? पहला, प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया। नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया। प्रतिनिधि सभा का चुनाव सितंबर तक कराने की घोषणा कर दिया। मतदान के अधिकार को सीमित कर कुलीनों को लाभ पहुंचाया। मतदान के अधिकार को सीमित करेगा तो कुलीन को ही लाभ मिलेगा, क्योंकि उच्च वर्ण के लोग ही वोट देंगे, निम्न वर्ण के लोगों को अधिकार नहीं है। तो ये जो कार्य था चार्ल्स दशम का, यही कार्य जो है इसके खिलाफ होने वाले विद्रोह के कारण बनते हैं। ऐसा कुछ ही करता है काम, जिसे या फ्रांसीसी जो जनता थी, वो जनता इससे क्रोधित हुई, इससे नाराज हुई, और इसके खिलाफ जो है ये 25 जुलाई को 4 अध्यादेश जारी किया था। और अगले ही दिन 26 जुलाई को 25 जुलाई को अध्यादेश जारी किया, मतलब 4 कानून बनाया, 4 कानून का घोषणा किया। और अगले ही दिन इसका परिणाम क्या निकला कि 26 जुलाई को पेरिस की गलियों में जो है लोग आंदोलन के लिए उतर पड़े और इसके खिलाफ नारेबाजी करने लगे। तो ये तो कारण हो गए। अब हम लोग देखेंगे परिणाम, किसका परिणाम क्या निकला। जब कारण देख लिए तो स्वाभाविक सी बात है, इसका कुछ ना कुछ परिणाम तो निकलेगा ही। परिणाम क्या रहा, तो देखिए, हुआ ये कि जनता को लगा कि ये भी उन शासकों में से है जो तानाशाह प्रवृत्ति के थे, जो मनमानी करने वाले थे, जो जनता के अंतर्गत जो किसान होते हैं, मजदूर होते हैं, निम्न वर्ग के लोग होते हैं, उन पर ध्यान देने वाला ये शासक नहीं है। तब लोगों ने क्या किया कि जैसे ये अध्यादेश जारी किया 25 जुलाई 1830 ईस्वी को, उसके अगले ही दिन इन लोगों ने तीव्र विरोध किया और सड़क पर उतर गए। तो इसका परिणाम क्या देखने को मिला कि लोग इसके कानून के खिलाफ सड़क पर उतर गए विद्रोह करने के लिए 26 जुलाई 1830 को। और उसके बाद अगला दिन 27 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक 3 दिन तक जो है जनता और शासक के बीच संघर्ष चलता है। इसलिए इस 3 दिन को फ्रांस के इतिहास में गौरवशाली 3 दिन कहा जाता है। और अंततः जनता के विद्रोह को दबाने में ये असफल रहा और 31 जुलाई 1830 को ये फ्रांस की गद्दी को छोड़कर इंग्लैंड भाग जाता है। कहाँ भाग गया? इंग्लैंड भाग गया। और उसके बाद जो है यहाँ पे आर्लेयंस वंश का शासक बनता है लुई फिलिप। तो देख लेते हैं अभी जो हम लोग बात की है उसको, कि 26 जुलाई यानी कि अध्यादेश जारी किया था 25 जुलाई को, और अगले ही दिन 26 जुलाई 1830 को इसके विरोध में आंदोलन शुरू हो गए। आंदोलन शुरू हो गए। फिर 27 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक, 27 जुलाई से 29 जुलाई तक संघर्ष चला, जिसे फ्रांस में या फ्रांस के इतिहास में गौरवशाली 3 दिन कहा जाता है। गौरवशाली 3 दिन कहा जाता है। ये गौरवशाली 3 दिन क्यों कहा जाता है इसको, तो देखिए क्यों कहा जाता है। यहाँ की जो जनता थी, ये जो सड़क पर उतर गई थी अपने शासक के विरोध में, उसको दबाने का प्रयास किया गया शासक के द्वारा। उन लोगों को खत्म करने का प्रयास किया गया ताकि शासक के विरोध कोई आवाज नहीं उठा पाए।
लेकिन इन लोगों ने, जो वहाँ की जनता थी, हार नहीं मानी और अपने जिद पे, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारने के लिए, आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए अपने जिद पे अड़े रहे। और वो संघर्ष जो है 27 से 29 जुलाई तक 3 दिन चला। 27, 2, 29 ऐसे में जोड़िएगा कि 27 से 2 तो इसे 2 दिन होता है, लेकिन देखिए 27, 28, 29, 27 तारीख को भी, उसको भी तो जोड़ेंगे ना, तो इसीलिए 3 दिन कहा जाता है। तो फ्रांस के इतिहास में 27 से 29 जुलाई जो 3 दिन हुआ, उसको गौरवशाली 3 दिन के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज़ हुआ। अब जो है ये क्या नाम है, चार्ल्स दशम जो शासक था, चार्ल्स दशम इस विद्रोह को दबाने में असफल होता है और 31 जुलाई 1830 को यहाँ से लंदन भाग जाता है। क्या लिखेंगे, देखिए आगे कि चार्ल्स दशम विद्रोह को दबाने में असफल हो जाता है, या असफल होकर 31 जुलाई 1830 को इंग्लैंड भाग गया। कहाँ भाग गया? इंग्लैंड भाग गया। और अब शासक आर्लेयंस वंश का लुई फिलिप बना। कौन बना? लुई फिलिप बना। देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं 1830 में जो क्रांति हुआ था फ्रांस में चार्ल्स दशम के विरोध में, उसे देख रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि लुई 18वां के निधन के बाद चार्ल्स दशम शासक बना। ये निरंकुश था, या कुलीनों को, पादरियों को अधिकार दिया हुआ था, जनता के हित में कोई काम नहीं कर रहा था। ऊपर से 4 अध्यादेश जारी कर दिया, प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया, और क्या किया, प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया। बोला इसका चुनाव सितंबर तक होगा, और जो चुनाव में भाग लेंगे उनको, वो जो उच्च वर्ण के होंगे, निम्न वर्ण के लोग नहीं होंगे उसमें। तो ये सब काम किया, और इसका परिणाम ये निकला कि इसके विरोध में ऐसा नहीं कि लंबा टाइम हुआ, अगले ही दिन वहाँ की जनता ने विरोध कर दिया, आंदोलन शुरू कर दिया, और 27 से 29 जुलाई तक जो है संघर्ष चला, कसमकस लड़ाई चला। और जब लगा चार्ल्स दशम को कि अब ये लोग दबने वाले नहीं हैं, इन्हें नहीं दबाया जा सकता है, तब ये गद्दी छोड़कर इंग्लैंड भाग गया। और इसके बाद जो है यहाँ का शासक बनता है लुई फिलिप, जो आर्लेंस वंश का था। तो ये इस तरीके से हम लोग का टॉपिक ये समाप्त हुआ, जुलाई 1830 की फ्रांसीसी क्रांति। तो उम्मीद करते हैं कि हम लोगों ने जिस टॉपिक पे बात किया वो टॉपिक आपको बेहद समझ में आया होगा। एक इसमें छोटा सा पॉइंट है कि इसका एक पॉइंट रह जाता है प्रभाव। तो प्रभाव तो कॉमन चीज़ है, जैसे कि देखे थे आप लोग फ्रांस की क्रांति में कि प्रभाव क्या पड़ा। तो प्रभाव के अंतर्गत क्या लिखिएगा कि इसका प्रभाव ये पड़ा कि अन्य क्षेत्रों में, अन्य प्रांतों में भी प्रशासनिक व आर्थिक सुधार के लिए विद्रोह हुए। अन्य क्षेत्रों में भी, यूरोप के अन्य देशों में, इसको देख करके, चूंकि आपको पता है पहले भी जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो इससे प्रभावित होकर कई क्षेत्रों में, कई देशों में आंदोलन और विद्रोह हुए थे। तो इस विद्रोह के बाद भी कई क्षेत्रों में आंदोलन विद्रोह हुए ताकि वहाँ भी प्रशासनिक स्थिति में सुधार हो और आर्थिक व्यवस्था में भी सुधार हो।
तो ये टॉपिक है जुलाई 1830 की क्रांति। अच्छा, एक चीज़ और कि इस जुलाई 1830 की क्रांति के बाद जो है यहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ था। कौन सी व्यवस्था स्थापित हुई? संवैधानिक राजतंत्र। इसका मतलब क्या है कि राजतंत्र तो रहेगा, राजा का शासन तो रहेगा, लेकिन राजा जो है संविधान के अनुसार चलेगा। अगर किसी देश में राजा संविधान के अनुसार चलता हो, संविधान के अनुसार शासन प्रशासन चलाता हो, तो उसे संवैधानिक राजतंत्र कहते हैं। तो जुलाई 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में कौन सी व्यवस्था अपनाई गई? तो संवैधानिक राजतंत्र स्थापित की गई। कौन सी व्यवस्था? संवैधानिक राजतंत्र। तो ये कुछ सुधार हुआ यहाँ पे। तो उम्मीद करते हैं कि अब आप लोगों को ये टॉपिक बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। हम लोगों ने बात किया चार्ल्स दशम के बारे में, इसने सब क्या काम किया जो कारण बने विद्रोह के, तो कारण को देख लिए, और कारण है तो स्वाभाविक सी बात है कि इसका कुछ न कुछ परिणाम भी निकलेगा, तो परिणाम भी देख लिए हम लोग। और अंततः इसको इंग्लैंड छोड़कर भागना पड़ गया और यहाँ शासक बन जाता है लुई फिलिप। तो उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से इस टॉपिक को चर्चा किया गया आप लोगों को बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। तो अब चलिए हमेशा की भांति इसका जो प्रश्न बनता है उसको देख लेते हैं। टॉपिक के हम लोग टॉपिक चर्चा करने के लास्ट में, अंत में टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न देखते हैं। तो इस चैप्टर का जो प्रश्न इस टॉपिक का जो प्रश्न बनेगा वो प्रश्न क्या बनेगा कि जुलाई, दो प्रश्न बन सकते हैं यहाँ से कि जुलाई 1830 की क्रांति का उल्लेख करें, मतलब पूरा कारण और परिणाम। तो दूसरा प्रश्न ये भी बनेगा कि जुलाई 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के प्रभावों का उल्लेख करें, क्या प्रभाव पड़ा, तो अन्य क्षेत्रों में भी इसका प्रभाव पड़ा। तो ये प्रश्न हुए 1830 की क्रांति से। तो चलिए अब मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।